आज की क्लास में, मतलब कल हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ पार्ट, मतलब कुछ डेफिनेशंस देखी थी हम लोगों ने। और अच्छा, तुम लोग जो बिल्कुल अभी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तुम लोगों के लिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेन अकाउंट को जब तक आप उसके बेसिक समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप एग्जैक्ट मतलब उसको कंसेप्ट से नहीं समझ पाओगे। अकाउंट्स को ना चीज़ें याद तो हो जाती हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या, ये इस तरीके से समझ में समझ। तो रिसीट है, यानी कि जब कोई माल, सर्विस या सामान बेचा जाता है, ठीक है। जब कोई माल, सर्विस या सामान बेचा जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाले पैसों को रिसीट कहा जाता है, ठीक है। तो आ जाओ, उससे प्राप्त होने वाले पैसों को रिसीट कहा जाता है। इसकी भाषा हमने इंग्लिश रखी है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, थोड़ा सा एक इजी हो जाती समझना। तो आप कुछ भी जो बेच रहे हो, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है, जैसे डॉक्टर है सर्विस बेच रहा है, सीए है सर्विस बेच रहा है, तो आप कुछ भी बेच रहे हो, आप चाहे सर्विस बेच रहे हो चाहे आप कोई माल सामान बेच रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपकी रिसीट है। अब याद रखना, रिसीट और प्रॉफिट एक जैसे नहीं होते हैं। प्रॉफिट में, रिसीट में से जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो वो बचा हुआ भाग प्रॉफिट आएगा, और रिसीट जितना भी पैसा आपको मिल रहा है वो आपकी रिसीट है। अभी रिसीट दो तरह की हो सकती है, एक होती है कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, और दूसरी है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जब कोई बिजनेस अपने डे टू डे ऑपरेशन के अलावा अन्य सोर्सेस से भी अर्न करे, ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या होगी? जब कोई बिजनेस अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अलावा अन्य सोर्सेस से भी पैसा अर्न करता है, ठीक है। जैसे जैसे आपने बिल्डिंग बेच दी, ठीक है, तो उससे प्राप्त हुआ पैसा, ठीक है। आपने कोई मशीनरी बेच दी, ठीक है। अब मशीनरी बेचना तो आपका बिजनेस है नहीं है, आप तो मशीनरी से बना हुआ सामान बेच रहे हो, लेकिन आपने मशीन बेच दी, तो मशीन बेचने से भी आपको पैसा तो मिला ही होगा ना। तो ये जो पैसा मिला है ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होता, ये कैपिटल रिसीट होता है। बिल्डिंग बेच दी, ठीक है, या कुछ और तरीकों से आपको पैसा मिला जो कि डे टू डे ऑपरेशन नहीं थे, है ना। तो यूजली जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जब आप उनको सेल करते हो तो उससे जो आपको रिसीट हो रही है वो सब कैपिटल रिसीट ही कहलाती है, ठीक है। और अगर हम रेवेन्यू रिसीट की बात करें,
तो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से प्राप्त पैसा, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। यानी कि आप जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप किराने का बिजनेस कर रहे हैं या आपकी जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर में आपका काम क्या है? अब सामान खरीदते हैं और सामान बेचते हैं और उससे आपको कुछ इनकम होती है। या आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरी कैडबरी कंपनी है, कैडबरी चॉकलेट्स आती ना, है ना, तो मान लीजिए कैडबरी कंपनी है, तो कैडबरी कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस से उनको जो पैसा प्राप्त होता है, जैसे उनका डे टू डे ऑपरेशन क्या है, कैडबरी चॉकलेट सेल करना, है ना, कैडबरी की जो भी चॉकलेट्स है उनको सेल करना, तो उस चॉकलेट्स के सेलिंग से जो भी उनको रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो सब रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। इसके अलावा और भी कई तरीके से उनको पैसा प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने कोई ज़मीन बेच दी या कोई पुराना प्लांट बेच दिया, उससे ही पैसा मिल सकता है, लेकिन वो रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा, वो कैपिटल रिसीट होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी चॉकलेट बेचने का काम करती है, ना कि मशीनरी बेचने का या ना कि प्लांट बेचने का। तो कई बार आपको अदर सोर्सेज से भी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन तो जो वो अदर सोर्सेज से आपको पैसे मिल रहे हैं और अगर लॉन्ग टर्म सोर्स था वो, तो जब आप उसको सेल करते हो तो उससे प्राप्त होने वाली जो रिसीट होती है वो कहलाती है कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट इन दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। और ये आपको इसके अलावा जैसे आपने कहीं से और भी कैपिटल रिसीट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया बहुत बड़ा, है ना, तो भी आपको पैसा मिला, तो ये भी कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। आपने शेयर इशू किए और उससे आपको पैसे मिले, तो ये भी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशन से प्राप्त होने वाला पैसा नहीं है ना। तो सिर्फ यही नहीं है, कैपिटल रिसीट बहुत ब्रॉड चीज़ है, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के अलावा और भी दूसरे सोर्सेज से आपको पैसा मिल रहा है। आपने घर के लिए लोन लिया, हाउस लोन, है ना, तो वो कैपिटल रिसीट हो गया, ठीक है। अभी क्लियर हुई बात आपको कि कैपिटल रिसीट क्या है। इसके बाद आप आ जाइए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ठीक है, तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ठीक है। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया। कोई रॉ मटेरियल लेके आ गए, एक्सपेंडिचर हो गया। बिल्डिंग लेके आ गए, बिल्डिंग खरीद ली, गुडविल खरीद ली, पेटेंट खरीद लिया, है ना। ये जो सारे खर्चे हैं ये सब एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। अभी एक्सपेंडिचर होते हैं तीन तरह के, ठीक है। तो पहला एक्सपेंडिचर हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर है आपके तीन तरह के। तो वो सारे खर्चे जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे
जिन्हें एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वो सारे खर्चे जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हैं वो आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए जो भी खर्चे हमारे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, क्योंकि रेवेन्यू इनकम की बात की थी ना हमने कि डे टू डे ऑपरेशन से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो रेवेन्यू इनकम है या रेवेन्यू रिसीट है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंडिचर में मॉडिफाई करना है तो आप लिख दीजिए कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, है ना, जिनका जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने लोगों को सैलरी दी, ठीक है, आपने वेजेस दी, तो ये जो डे टू डे आपके जो एक्सपेंडिचर हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, ये आपके कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप कुछ ऐसी चीजों में स्पेंड करते हो, ऐसी चीजों पे खर्चा करते हो जिनसे या जिनका लाभ हम लोग आने वाले कई वर्षों तक लेते रहते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, जिनका लाभ हम आने वाले कई वर्षों तक लेते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मशीन खरीदी, अब आपने मशीन खरीदी तो कोई एक साल के लिए थोड़ा कोई मशीन खरीदता है। मशीन आप खरीदोगे तो वो अगले कई सालों तक मशीन चलती है कि एक साल तक चलती है, अगले कई सालों तक आप इसका यूज करते हो। आपने घर में आपने सिलाई मशीन खरीदी होगी, तो सिलाई मशीन क्या एक ही साल में खराब हो गई थी? आज भी चल रही है। तो ऐसे खर्चे जो कि आपके अगले कई सालों तक आपको बेनिफिट देते हैं, तो वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर में आता है। ठीक है, मशीन खरीद ली आपने, या आपने बिल्डिंग ले ली, ठीक है, तो ये सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और मशीनरी है, इसके अलावा और एग्जाम्पल हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। अब मान लीजिए हमने अगर किसी मिठाई की दुकान की गुडविल ले ली, मतलब हमने कहा हम आपसे आपकी दुकान ले रहे हैं और वो दुकान अब उस पर हम चलाएंगे अपने मिठाई की दुकान, तो ऑब्वियसली उसके बेचारे की जो गुडविल होगी वो भी तो आपको मिल जाएगी, तो वो उसके बदले में पैसा लेगा आपसे कि भाई आप हमारा नाम यूज करें। तभी कर सकते हैं जब आप हमें 2 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा देंगे। तो 2 करोड़ रुपए जो आपने उनको एक्स्ट्रा दिए वही गुडविल होगी, और इसका यूज इसका कम से कम 5-10 साल तो चलेगा ना। अब आपने देखा होगा कई जगह पे कई चीजें इतनी फेमस होती है कि नाम से ही लोग आते हैं, टेस्ट तो बात की चीज होती है ना। तो वो जो नाम से लोग आ रहे हैं वही गुडविल है, और उसी के आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। कई फ्रेंचाइजीज आप लोग लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ललितपुर में अगर मैकडोनल्ड आ जाए, मैकडोनल्ड का क्या फेमस है? बर्गर फेमस है ना उनके, बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विस और थोड़ा टेस्ट में भी बढ़िया रहते हैं, एम्बियंस वगैरह अच्छा रहता है बैठने का। तो वो फ्रेंचाइजी आ जाए तो आपको कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोगों को पता चलेगा कि ललितपुर में मैकडोनल्ड आ गया है, मैकडी आ गया है, लोग पहुंच जाएंगे मैकडी खाने के लिए और अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो गुडविल काम कर रही है मैकडोनल्ड की। तो वो चीज़ परचेज करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और वही जो पैसा आप देते हैं वो गुडविल कहलाती है, और अगले कई वर्षों तक उसका लाभ आपको मिलता रहता है, इसलिए ये क्या कहलाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये खर्चे देखने में तो लगते हैं रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, देखने में तो ये खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनका बेनिफिट अगले कई वर्षों तक आपको मिलेगा। लेकिन इनका फायदा आपको कई वर्षों तक मिलता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इनको कैपिटल रिसीट की तरह बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ठीक है। इसलिए इनको कैपिटल रिसीट तरह बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और धीरे धीरे इन खर्चों को रिटर्न ऑफ किया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे इनको रिटर्न ऑफ किया जाता है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इनका जो नेचर है वो रेवेन्यू नेचर का ही है। एग्जाम्पल, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? ऑब्वियसली आप अगर जिसने P&L अकाउंट बनाए होंगे उनको पता होगा कि ये तो रेगुलर खर्चे हैं। हम अगर बिजनेस करते हैं तो हमें विज्ञापन करने ही होते हैं, तो ये तो रेगुलर खर्चा है, तो ये नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है और इसको तुरंत तुरंत घटाते जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ एक्सपेंडिचर इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर आप उनको रेवेन्यू नेचर का बनाएंगे तो आपकी पूरी बैलेंस शीट है उसका शेप ही बिगड़ जाएगा, मतलब वो एकदम से लॉस देखना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि वर्ष 2025 में आपने क्या किया कि आपको जो सेलिंग थी, बाय सेलिंग मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की हुई, ठीक है। उस साल आपने जो एडवर्टीजमेंट किया वो भी 100 करोड़ का किया, ठीक है, बहुत भारी एक्सपेंडिचर कर दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। और साथ में जो इसमें आपके अदर खर्चे हुए, अदर एक्सपेंसेस, वो भी मान लीजिए लगभग 40 करोड़ के आसपास हुए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आपको देखें कि आप अपना प्रॉफिट का कैलकुलेशन कीजिए, तो आपने कहा सर सेलिंग तो 100 करोड़ की हुई है और खर्चे हमारे 140 करोड़ के दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका यहाँ पे तो लॉस हो गया एक तरह से, है ना, कि सर 40 करोड़ का तो उल्टा हमें लॉस हो गया। तो अगर आपका लॉस दिखेगा तो मार्केट में आपकी बैड इमेज चली जाएगी, क्योंकि सामान्य इन्वेस्टर ये थोड़ी ना जानता कि आपने इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया है इसलिए आपका ये लॉस हो गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सरकार का भी नुकसान है। सरकार आपसे आपके प्रॉफिट पे टैक्स लेती है। अब आपका लॉस आ गया तो सरकार कहां से टैक्स लेगी? टैक्स आप दोगे ही नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इतना भारी एक्सपेंडिचर अगर आप एडवर्टीजमेंट में करेंगे तो फिर समझदारी यही है कि आप इसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मत मानिए। आप क्या कीजिए, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या किसी तरह का ऐसे एडवर्टीजमेंट नाम लिख के आप इसको यहां पे 100 करोड़ रुपया लिख दीजिए, यहां पे मत लिखिए अभी। और कुछ कुछ पार्ट करके, मालूम मुझे लगता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट का फायदा है ये अगले 10 साल तक मुझे मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉग बीच में आपने देखा होगा,
कि एक परफ्यूम और डीओ कंपनी है फॉग, पूरे जितने चैनल्स थे सब जगह फॉग का एडवर्टीजमेंट छाया हुआ था। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, जहां देखो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। देख रहे थे अब यही सब चल रहा था ना। 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा आता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट का आता है एक चैनल पे, और प्राइम टाइम पे इससे ज्यादा का खर्चा आता है। और आप उस समय देख रहे थे कि लगभग हर एडवर्टीजमेंट में क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। कोई चैनल खोलो और एक टाइम पे ये लोग वो सेम एडवर्टीजमेंट भेजते थे। इससे क्या होता था कि आप जितने भी चैनल स्वैप कर लो आपको वही ऐड देखना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोगों को वो ऐड याद भी हो गया था और लोग आपस में बात भी करने लगे थे, कुछ और क्या चल रहा उसने, फॉग चल रहा, ऐसे लोग बोलने लगे थे। तो ये पावर थी उनके एडवर्टीजमेंट की। लेकिन खर्चा कितना भयंकर हुआ होगा उनके एडवर्टीजमेंट का, जबकि उस साल उतनी सेलिंग थोड़ी ना होगी, सेलिंग धीरे धीरे होगी। हाँ, लेकिन आज ये है कि उस घटना को 5 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी आप में से मैक्सिमम लोगों को अब फॉग का नाम याद है। नहीं तो पहले मार्केट में एक्स और दूसरी डीओ कंपनी चलती थी, लेकिन आज फॉग का भी आपकी नजरों में एक वैल्यू हो गई है। किसकी पावर है? हमें से आप में से कई लोगों ने तो फॉग कभी लगाया भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हो, कोई आपसे कहेगा यार तुम्हें गिफ्ट देना है डीओ, बताओ कौन सा देना, तो तुरंत आप आंख बंद करके दो, जो फॉग दे दो यार, उसका पूरा एक गिफ्ट सेट आता है, जबकि आपने यूज भी नहीं किया। तो पावर किसकी है? एडवर्टीजमेंट की पावर है ना। तो एडवर्टीजमेंट में बहुत ताकत होती है। लेकिन अब ये मान लो 100 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट इन्होंने किया होता, तो 100 करोड़ रुपए सीधा हम यहां माइनस ना करके हम क्या करें कि अगले हमें कितने साल तक फायदा देगा। आपने कहा अब आपने एक बार एडवर्टीजमेंट कर दिया, ये अगले 10 साल तक आपको फायदा देगा। तो आप क्या कीजिए, जो बैलेंस शीट में ये जो 100 करोड़ लिखे हैं, आप इसमें हर साल 10 करोड़ रुपए निकालते जाइए 10 साल में। तो आपने क्या किया, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ कितना, 10 करोड़। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 करोड़ रुपया तो आपका ये सेलिंग हो गई, 40 करोड़ के खर्चे हो गए, 10 करोड़ का आपका रिटर्न ऑफ हो गया, ये तो 50 करोड़। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 2 P&L 50 करोड़ रुपया बस। तो ये मार्केट में अच्छी इमेज देगा। और ऐसे आप हर साल 10-10 करोड़ रिटर्न ऑफ करते जाइए, तो बैलेंस शीट में ये कम होता जाएगा। अभी 100 करोड़ है, जब आप 10 करोड़ रिटर्न ऑफ कर देंगे तो ये 90 करोड़ बचेगा, फिर 80 बचेगा, फिर 70 बचेगा, फिर 60 बचेगा, और ऐसे करके 10 साल में आपका ये खर्चा भी जीरो हो जाएगा, है ना। और इस पे भी एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। आप किसी भी समय पे आप लॉस में भी नहीं दिखेंगे। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको बहुत प्रॉफिट होने लगे, तो आप 10 की जगह 20 करोड़ भी रिटर्न ऑफ कर दीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब कुछ समय आप उसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट की तरह आप उसको दिखाइए इधर पे, क्या नाम है, बैलेंस शीट के अंदर, और धीरे धीरे करके आप उसको रिटर्न ऑफ करते जाइए। आगे समझ में आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाकी ये समझना कठिन है, बाकी इनकी डेफिनेशंस तो गूगल और बुक्स में बहुत सारी हैं, तो डेफिनेशन इशू नहीं है। इशू ये है कि ये आपको बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एक्सपेंस क्या है, वो कॉस्ट जो रेवेन्यू कमाने के लिए खर्च की जाती है, ठीक है। वो कॉस्ट जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए की जाती है। जैसे वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ये सारे खर्चे। अब अगर मुझे ये कोचिंग चलानी है तो मुझे रेंट देना ही पड़ेगा, इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा मुझे देना ही पड़ेगा, है ना। अगर मेरे यहाँ कुछ लोग काम जॉब कर रहे होते तो मुझे उनकी सैलरीज भी देनी पड़ती, राइट। तो रेवेन्यू कमाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, आप अपनी किराने की दुकान चला रहे हो, तो एक बंदा आपके यहाँ काम पे कर रहा है, तो आप उसको सैलरी देनी है आपको उसकी,
ठीक है, सामान लेके जा रहे हो, आ रहे हो, तो वो एक्सपेंसेस हैं। आप खुद भी बैठ रहे हो तो आपको आपकी अपनी सैलरी भी मान के चलो, है ना, तो प्रॉफिट तो उसके बाद आएगा ना, जब आप अपनी सैलरी दे दोगे। हम लोग क्या अपनी सैलरी को ही प्रॉफिट मानने लगते हैं। तो आप तो जो भी खर्चे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं तो उसमें तो खैर दुनिया भर के खर्चे होते हैं ना, सैलरीज होती है, वेजेस होती है। तो ये जो खर्चे हैं जो रेवेन्यू कमाने के लिए आप कर रहे हो, ये सभी खर्चे एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर होगी बात? उतना टफ नहीं है ये समझना। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। और तरह के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जिन खर्चों को या जिन खर्चों का पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं, ठीक है। जिन खर्चों का पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं और उनका बेनिफिट बाद में उठाते हैं, ठीक है, उनका लाभ बाद में लेते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज अ करेंट एसेट ही माना जाता है। क्या माना जाता है? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स की तरह ही मानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। उदाहरण देखो, जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल्स यूज करते हैं, तो आप लोग पहले पेमेंट करते हैं, बाद में उसका यूज करते हैं सर्विसेज का, या पहले सर्विस यूज कर लेते हैं बाद में उसका पेमेंट करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? पहले वो पेमेंट मांगते हैं। एक भी दिन का पेमेंट लेट होता है तो वो बड़े बेदर्दी से कह देते हैं कि आपकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। आप भले ही 20 साल से आप वो मोबाइल चला रहे हो, वो कंपनी चला रहे हो, लेकिन वो एक दिन की भी रियायत नहीं करते ना। तुरंत जैसे समय खत्म हुआ, पहले वो याद दिलाते जाएंगे आपका टाइम खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, और जैसे टाइम खत्म हुआ ऐसे ही, है ना। तो आप यहां पे आपने पहले पेमेंट कर दिया और इसके बाद फिर उसका लाभ ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनको आप बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका बैलेंस शीट के अंदर करेंट एसेट के नाम से आप उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया मगर पेमेंट नहीं किया, ठीक है। और ध्यान रखना ये करेंट लायबिलिटी की तरह इसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया। लायबिलिटी क्या है? द अमाउंट विच वी हैव टू पे, यही तो लायबिलिटी होती है, तो ये आपको पे करना ही है। मान लीजिए आपके यहाँ लेबर लगी हुई है और उसने एक हफ्ते से आपके यहाँ काम कर रही है, आपने पैसा नहीं दिया, एक हफ्ते के बाद उसने पैसा मांगा, आपने कहा रुक जाओ अभी बाद में देंगे, तो वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, कि रेंट का टाइम हो गया है लेकिन आपने अभी तक किराया नहीं भरा, तो ये सब आउटस्टैंडिंग खर्चे कहलाते हैं।
पोस्ट पेड एक्सपेंसेस, लेकिन हालांकि पोस्ट पेड एक्सपेंसेस यूजली नाम का प्रयोग अपन करते नहीं है ना, इसलिए अब आउटस्टैंडिंग का ही नाम का प्रयोग करेंगे अपन लोग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत होता ये है कि जैसे मान लीजिए आपने अभी तक 11 महीने की सैलरी दी, लेकिन आपने 12 महीने का काम करा लिया। अब जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो आपने एक्चुअली पेमेंट तो किया है 11 महीने का, तो कायदे से आपने क्या किया, सेल्स में से 11 महीने की सैलरी घटा दी। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं नहीं, 11 महीने की सैलरी नहीं घटानी है, 12 महीने काम कर लिया, आप सैलरी घटा दीजिए 12 महीने की, और आपने चूंकि पेमेंट नहीं किया इसका, तो आप इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिए कि भाई एक महीने का पेमेंट अभी बाकी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप सेल्स में से इसको घटा दीजिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको तभी घटा देना है जब वो काम हो गया है, आपने भले ही उसका पेमेंट दिया हो या ना दिया हो। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से भी हमें इसको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब आ जाइए गेन, नया टर्म है गेन। ये टर्म बड़े कंफ्यूज करते हैं जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं इनके, लेकिन अगर आपको ये ठीक से समझ में आ जाए ये टर्म्स, तो फिर बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके अकाउंट के क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ गेन का प्रयोग करना है, कहाँ प्रॉफिट का वर्ड यूज करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो जब बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा और दूसरी एक्टिविटीज से भी फायदा होता है, उसको बोलते हैं गेन, ठीक है। जब बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा दूसरी एक्टिविटीज से भी फायदा होता है, ठीक है, तो उसे गेन कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आपने क्या किया कि एक 5 लाख की जमीन पड़ी थी आपके बिजनेस में, उसकी जो बुक वैल्यू है वो करीब 5 लाख की है, आपने उसको आज 10 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो आपको फायदा कितने का हो गया, 5 लाख का। तो ये फायदा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सेल के साथ साथ ये भी आपकी प्रॉफिट या उसमें आएगा रेवेन्यू में, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये आपका गेन है एक्चुअली, है ना। रियल में आप इसको गेन बोलेंगे, ठीक है, दैट इज योर गेन। उसको आप कैपिटल गेन भी कह सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप लॉस, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि लॉस क्या होगा। जब आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, लॉस। जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाए, तो आप क्या हो जाओगे, लॉस में आ जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जितनी आमदनी उतना ही आपका खर्चा होना चाहिए। इसके बाद है परचेज। परचेज क्या होता है ना, तो किसी बिजनेस को करने के लिए जब रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, ठीक है, बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं,
रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, जब भी किसी बिजनेस को करने के लिए हम लोग जो भी मतलब जो कुछ दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो रीसेल वाला होता है, जैसे मान लीजिए हमने फर्नीचर की दुकान है तो हमने 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा और 800 रुपये में बेच दिया, तो वो जो आप 500 रुपये का फर्नीचर खरीद रहे हो वो परचेज होगी। या हो सकता फर्नीचर हम बना के बेचते हो, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, है ना। इसके अलावा कुछ उसमें कील है, फेविकॉल है, और सनमाइका शीट हो गई, है ना, प्लाईज हो गई। ये सारी चीजें क्या होगी हमारे लिए, परचेज। हम जब इनको खरीदेंगे, मतलब ये रॉ मटेरियल्स हैं, और जब भी हम इनको खरीदेंगे तो ये सब क्या कहलाएगा, परचेज। ठीक है, तो जब भी आप इन सब चीजों को खरीदेंगे तो आपको इन सब के नाम अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब ये परचेज नामक गुल्लक में आप इसको डालते जाएंगे। इसके अलावा कुछ और खरीदा, मान लीजिए आपने स्टॉक लिया, नहीं स्टॉक नहीं, आपने कोई एसेट खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग ली, मशीनरी खरीदी, तो फिर ये इनके ही नाम से जाएगा। पेटेंट लिया, गुडविल खरीदा, तो ये उनके नाम से जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई खर्चा करते हो तो वो क्या कहलाएगा, परचेज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। बाकी इसमें प्रॉफिट जोड़ के अगर हम इसको बेचते हैं तो वो सेलिंग कहलाई। ठीक है, फिर आ जाइए स्टॉक। स्टॉक का एक नाम क्या है, इन्वेंट्री। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस में रखा हुआ माल, ठीक है, ये कहलाएगा स्टॉक। मैं कहूं आज की डेट में आपकी दुकान पे कितना माल रखा हुआ है, ये स्टॉक है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रखना, क्योंकि भाई साल भर में तो ढेरों माल आ रहा है, जा रहा है, आप खूब परचेज कर रहे हो, खूब आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो साल भर में तो खूब माल आपका आ रहा है, जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना माल रखा हुआ है, ये कहलाता है स्टॉक। और स्टॉक के भी दो टाइप है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्या बना है, देखिए यूजली हमने आपसे बात की है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। मान लो ये 2025 वाला मान लीजिए, तो ये 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ होगा और ये खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। ठीक है, और ये वाला जो खत्म हुआ होगा ये हुआ होगा 31 मार्च 2024 को, पिछला वाला। तो 31 मार्च 2024 को मान लीजिए रात को इन्होंने चेक किया तो करीब 1 लाख रुपए का माल बचा हुआ था। ठीक है, अब अगले दिन जब सुबह ये उठेंगे तो कितने माल से शुरुआत करेंगे, 1 लाख रुपए से। तो जितने माल से इनका बिजनेस शुरू होने वाला है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा, 2-4 दिन में माल कम होने लगेगा तो ये फिर से परचेज करेंगे, है ना। 2-4 दिन में काम परचेज करते रहे, सामान बिकता रहा, ये फिर परचेज करते रहे। इसके बाद फिर आ गया 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को फिर ये क्लोजिंग करेंगे। तो उस समय मान लीजिए 2 लाख रुपए का माल रखा हुआ था। तो ये जो 2 लाख रुपए का माल रखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और फिर ये नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 को, है ना। अभी 25 चल रहा है मेरे भाई, 31 मार्च 2025 है ना। अगले दिन तो 25 ही तो होगा, तुम सीधे साल ही बदल दी, अरे वाह। ठीक है, दिन बदलो मेरे भाई, महीना बदल जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025
25 को ये इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च 2024 को, यही उनका 1 अप्रैल 2025 को यही इनका क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, रात को वो क्लोजिंग स्टॉक था और सुबह उठे तो क्या हो गया, वो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब इससे शुरू करेंगे काम और परचेस करेंगे अगली साल, मतलब 31 मार्च 2026 को, है ना। फिर से ये क्लोजिंग, जो भी उनका कोई क्लोजिंग, मतलब मान लो 5 लाख का माल बचा रात को, तो ये 5 लाख रुपए की क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी। अगले दिन वो फिर से ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और फिर से काम आप शुरू करेंगे। अभी क्लियर हुई ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट। और ये जो आपके बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता है, अब बैलेंस शीट के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि इसमें स्टॉक लिखा रहता है 50,000 का, 1 लाख का कितना स्टॉक है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा हम एवरेज स्टॉक की बात करते हैं, मतलब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवीजन बाई 2 कर देंगे। तो वो जो बैलेंस शीट के अंदर आप स्टॉक देखते हैं ना, ये वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, क्योंकि स्टॉक तो रोज चेंज हो रहा है। आज की तारीख में कुछ अलग होगा, फिर हमने जैसे मान लीजिए हमारे घर में आटे का स्टॉक रखा हुआ है, अब आपने सुबह सुबह पिसवा के लाए तो 15 किलो आटा आपके घर में रखा हुआ है ना। अगले दिन आपने 1 किलो यूज कर लिया, रोटियां बन गई, अब 14 किलो बचा, है ना। इसके बाद अगले दिन 13 किलो बचा, फिर किसी दिन ज्यादा मेहमान आ गए तो 2 किलो आटा निकल गया, तो 12 किलो बचा है। तो फिर आप अपनी बैलेंस शीट में कितना आटा रखोगे, तो आप ये देखिए ओपनिंग कितना है, हमने कहा कि सर 15 किलो है, और क्लोजिंग कितना बचा है, आपने कहा 5 किलो, क्योंकि 4-5 किलो बचता तब आप नया ले आते हैं। थोड़ी ना हो तो ये आटा खत्म होने का वेट करेंगे। जैसे शादियों में आपने देखा है, जो पिज्जा बर्गर या जो अच्छी चलने वाले आइटम्स होते हैं, तो ये लोग चालाक लोग क्या करते हैं शादियों में, जब वो खत्म हो जाता है तब फिर वो फिर से दूसरा बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि पब्लिक जो है वो अपनी थालियां लिए खड़ी रहती है, तो उसमें 15 मिनट 20 मिनट उसका लग जाता है, तब तक कुछ पब्लिक चली जाती है, कुछ पब्लिक, उससे उनका क्या है, कम कंज्यूम होता है। तो ऐसा घर पे तो अपन लोग नहीं करते ऐसा, है ना। घर पे तो अपन लोग जहाँ 4-5 किलो आटा बचता है, तुरंत उसको हम गेहूं बीन के और दे देते हैं कि भाई जाओ इसको पिसवा के ले आना, है ना। तो मान लीजिए 5 किलो एंड में बचा, तो 15 और 5 20 डिवीजन बाई 2, तो आप स्टॉक पे कितना लिखेंगे, 10 किलो। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर ये जाएगा। ये हम रियल एप्लीकेशन बता रहे हैं, सवालों में ये सब तो सवालों में तो क्लियर दिया ही रहेगा आपको कि 15,000 का स्टॉक है या 20,000 का है। रियल अभी आप खुद से कंपनी में जाते हो तो कैसे कैलकुलेशन की जाती है इसकी, ये हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि वहां पे फिर एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जब हम कुछ उधार सेल करते हैं, ठीक है, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, ठीक है, उधार सेल करते हैं, तो जो पैसा मिलने वाला होता है इन फ्यूचर, उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो जो पैसा हमें भविष्य में मिलने वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। मान लो हमने कुछ क्रेडिट सेल किया और उसके बाद ऑब्वियसली उसने कहा कि चलो हम 15 दिन के बाद आपका पैसा दे देंगे, तो आप अपनी अकाउंट में उसको कैश तो लिखोगे नहीं, कैश का बैलेंस तो बढ़ा नहीं, तो फिर क्या लिखोगे आप लिखोगे डेटर। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल एक तरह से क्या हो गया, आपकी डेटर। और ये भी पैसा आपको भविष्य में मिलने ही वाला है, इसलिए आपकी एसेट भी है, करेंट एसेट हो जाएगी। करेंट एसेट क्यों करेंगे, क्योंकि करेंट एसेट क्या होती है, वो एसेट जो विद इन अ ईयर आपका कन्वर्ट हो जाएगी कैश में, वही करेंट एसेट्स है जो पूरे साल भर वॉलेटाइल होती रहती है। ठीक है, तो डेटर
जरा जरा 1 महीने में दे देगा, 2 महीने में दे देगा, साल भर तो कोई डेटर नहीं लगाता देने में, फिर तो वो बैड डेट हो जाएगा। तो डेटर का पैसा आपको मतलब, तो आपको जो पैसा मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ये डेटर भी हो सकता है और ये बिल, इसको बिल रिसीवेबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है? मतलब ये डेटर का ही पार्ट है। मान लीजिए मैंने आपको 15,000 रुपए का सामान दिया, ठीक है। तो आपने कहा कि अभी सामान तो मुझे दे दो और आपका पेमेंट हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखो हमें तुम पे पूरा विश्वास है, लेकिन एक काम करो, सुनो मेरी बात, एक काम करो, तुम सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कब वापस करोगे? तो इन्होंने कहा कि हम वापस करेंगे 1 महीने के बाद, ठीक है। चलो ठीक है, 1 महीने के बाद कर रहे हो। आज कितनी तारीख है? तुमने कहा सर आज 15 फरवरी है, ठीक है, ठीक है 15 फरवरी है, चलो आप एक काम कीजिए, हमें 15 मार्च को दे दोगे? उसने कहा हम दे देंगे। चलो ठीक है, तो एक काम, इतना सा काम कर दो, ये है बिल, ठीक है, ये है बिल, इसमें हमने पूरे सामान की डिटेल लिख दी है, क्या क्या सामान आपने हमसे लिया है, कितना अमाउंट है और कितने दिन के बाद आप हमें ये पैसा किस तारीख को दोगे। अब एक काम कर दो, उसमें बस साइन कर दो मेरे भाई, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस पे साइन कर दिए और साइन करके ये जो सेलर है इसने इसको अपनी जेब में रख लिया और अपनी फाइल में जाके लगा दिया। अब ये 1 महीने के बाद इस बिल को इस बंदे के पास भेजेगा कि लो भाई ये तुम्हारा बिल है और तुमने कहा था कि हम 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, और फिर इसको 1 महीने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर ये फिर भी पेमेंट नहीं करता है तो अब ये कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट इसमें भारी फाइन भी लगा देगा और पैसे भी इसको देने पड़ेंगे। इन सब मामलों में कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है ना। तो ये बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है और इसी को बोलते हैं। अब आप कहोगे सर में बिल रिसीवेबल क्या होता है ना। तो जिसको पैसा मिलना होता है वो अपनी अकाउंट बुक में इसको लिखेगा बिल रिसीवेबल, और जिसको पैसा देना है वो अपनी अकाउंट बुक में इसको लिखेगा बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल वही है, दोनों घरों में उसका नाम बदल जाएगा, ठीक है, व्यक्ति एक ही है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दोनों जगहों पे अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हमारे घर की शादियां होती हैं ऐसे, तो वो हमारा फैमिली हो गई, रिश्तेदारों में हमारे चाचा ताऊ वगैरह में जहाँ शादियां होती हैं तो वहां पर हमें खूब ढंग से जोता जाता है ना। बड़े बड़े लोग हैं तो कुर्सी भी नहीं मिली है, खड़े हैं, जब फूफा जी आप बैठो, चाचा आप बैठो, है ना। वही हमारी वाइफ की साइड की शादियां होती हैं तब भी हम ही है ना। तो वहां पे हम खड़े रहते हैं तो हमें लोग आते हैं, कुर्सी दे जाते हैं, है ना, हम बैठ जाते हैं। और हमारे घर की शादियों में कोई सोने के लिए बिस्तर भी ना मिले हमें, है ना, वहां पे हमें अलग से रूम भी दे दिया जाता है कि, तो हम व्यक्ति वही है ना, लेकिन दोनों जगह पे हमारा जो वैल्यू है वो अलग है। ऐसे ही बिल्स भी वही है, बस लेकिन जहाँ रिसीवेबल है वो बहुत उसको प्यार से रखता है, जहाँ बिल्स पेएबल है उसको लगता है साला भूल जाए, है ना। तो है वही, लेकिन अलग अलग जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। आगे समझ में आपको बात? इसके बाद आप आ जाइए वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी भी व्यापारिक लेन देन का वो सबूत, ठीक है। दिस इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता, डेबिट नोट हो सकता, क्रेडिट नोट हो सकता, बिल्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए सौरभ से हमने कहा सौरभ एक काम करो, हमारा एक कोचिंग का काम है और तुम जरा आज आरएमबी चले जाना। सौरभ बोले आरएमबी चले तो जाएंगे सर हम, लेकिन हमारा पेट्रोल भी तो लगेगा गाड़ी का, वहां पे जाके हम कुछ नाश्ता वाश्ता भी करेंगे सर।
तो हमने कहा लो भाई सौरभ ये 100 रुपये पक्को, ठीक है। तो सौरभ को हमने 100 रुपये दिए, तुमसे पेट्रोल भी डलवा लेना और तो समोसे भी खा लेना। अब सौरभ हाँ ठीक है, अब करेंगे काम हम आपका। तो ये जो 100 रुपये आए हमारे लिए एक्सपेंस हो गए उस काम के लिए। तो हमने इसको टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिख के और अपने अकाउंट में कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन हमने इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया हमारे पास से, तो हम इसकी एंट्री बना ली। लेकिन अब जब सीए आएगा ऑडिटिंग करने तो वो कहेगा कि ये 100 रुपये भाई साहब आपने खर्च किए थे, तो किसको किए थे? हमने कहा हमारे एक स्टूडेंट है वो गया था। अच्छा ठीक ठीक, तो कितने रुपए खर्च किए उसमें? 100 रुपये। तो सर कुछ एविडेंस नहीं है, हो सकता है आपने दिए ही ना हो उसको, या हो सकता है उसने कहीं खर्च किया ही नहीं हो, 50 आपको दे दिए होंगे, 50 खुद रख लिए होंगे। बिजनेस का नुकसान हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, आप अलग है, बिजनेस अलग है। तो हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो अब सौरभ जब 100 रुपये खर्च करेगा तो हम सौरभ से कहेंगे सौरभ एक तुमने जो भी खर्चा किया उसका एक बिल बना के दे दो। जिससे छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो उसको सौरभ से हमसे लिखवा लिया और साइन करा दिए सौरभ के, वो बिल हो गया। और अगर बड़े खर्चे होते हैं जैसे कहीं होटल में रुके, कहीं दूसरे शहर में गए, तो वहां पे तो होटल का बिल मिल ही जाएगा इनको। कई जगह पे नहीं मिलता है, टैक्सी वाले टैक्सी है बैठे, अब टैक्सी वाला क्या बिल देगा? तो ऐसी कंडीशन में फिर सौरभ का लिखा हुआ ही हम मान जाएंगे कि सौरभ ने लिख दिया कि टैक्सी में बैठे थे, ओके हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपके ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करे, प्रूव करे। तो वो डॉक्यूमेंट ही वाउचर कहलाते हैं। अभी क्लियर होगी बात आपको, वाउचर्स क्या है, ठीक है। अब आ जाइए आप ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। टाइम हो गया क्या? कितना बज गया? अरे तो बंद करो यार, अपन कल करेंगे पार्टी, बंद कर दो, बता दिया करो मैं तो।